आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस पेपर को जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और लास्ट टाइम हम क्लास 8 के मैथ्स के पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से 5 तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आगे कंटिन्यू हम इसको करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप उसे पूछ भी सकते हो, तब हम उसको अलग वीडियो में समझा देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे यहीं से स्टार्ट करना है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना था कि जेड स्क्वायर माइनस, फिर इसके बाद में 4z माइनस का 12 को क्या करना है, हमें भाग देना है। इससे z माइनस 6 से भाग देना है। सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है z, फिर इसके बाद में हमसे पूछा गया है माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4z, और फिर इसके बाद में आपका 12 है, माइनस का 12। इसको डिवाइड करना है, पूरे को डिवाइड करना है। हमें किससे डिवाइड करना है, z माइनस 6 से। पूरे को डिवाइड करना है z माइनस 6 से। अब आप देखना कि ये सवाल आपने करे कि नहीं। अब इसका फैक्टर करना होगा, इसका कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं, आखिरी वाले से गुणा करते हैं, बीच वाले को ब्रेक करते हैं और फिर इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ माइनस का निशान है तो हम बड़ी वाली संख्या को माइनस में लेंगे। जैसे हमने लिखा है 6 माइनस का z, और इसमें से हमने किसको घटा दिया, 2z को, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4z बचेगा। 6z में से 2z को घटाएंगे तो 4z, और इन 6 और 2 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12। क्या आ जाएगा 12। इसके आगे क्या लिखा है, जेड स्क्वायर लिखा है। इसके आगे क्या लिखा है, जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है, जेड माइनस का 6। अब इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ भी जेड, यहाँ भी जेड, जेड बाहर निकल आएगा। 2 बार जेड था, एक बार ही बाहर निकल गया तो एक बार जेड बचेगा। यहाँ माइनस का निशान, 6 के साथ जेड था, जेड बाहर चला गया तो ओनली 6 बचेगा। इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को देखें क्या कॉमन है, ये भी 2 से भाग होगा, ये भी 2 से भाग होगा। दोनों 2 से भाग होंगे, 2 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा, केवल z। 2 से कितनी बार में भाग होगा, ये 6 बार में भाग होगा, 6 बार में भाग होगा। और ये फिर किसका निशान है, भाग का निशान, और यहाँ पर z माइनस 6। अब हम क्या करते हैं, जो सेम चीज आती है उसको एक बार लिखते हैं। जैसे ये सेम आया, इसको एक बार लिखेंगे z माइनस का 6, और बाहर वाला जो है ये z, ये प्लस का 2, इसको एक बार लिखेंगे z प्लस का 2। और इस पूरे को डिवाइड किससे करना है, इस पूरे को डिवाइड करना है z माइनस 6 से करना है। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, उसको बटे में लिख दो, तो z प्लस 2, ये 2 लिखा हुआ है, और z माइनस 6, इस पूरे को डिवाइड करना है z माइनस 6 से। तो यहाँ लिखा है इसी से तो डिवाइड करना है, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, z प्लस 2। ओनली ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन सी से, खंड सा से, जो में 3 अंक के प्रश्न आपके पूछे गए। कहता बार बार घटाने की विधि द्वारा 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब आपने चैप्टर किया था घन और घनमूल वाला, तो उसमें हमने क्या किया था, वर्गमूल निकालना सीखा था। और ये कैसे सीखा था, ये वाला क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने का मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 196 था आपका, इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 196 दिया गया है। क्वेश्चन में आपको 196 दिया है, और इसको कहता है बार बार घटाओ। तो हम कहाँ से घटाते हैं, इसको घटाना शुरू करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर जैसे पहले इसमें से एक घटाओ, एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 195। फिर इसमें से अगला 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 नंबर घटाओ इसमें से, ऐसे बार बार घटाना है, ठीक है। 195, इसमें से जैसे 3 घटाते हो आप इसमें से, तो ठीक है, ऑड नंबर घटाना है इसमें से आपको, तो 192 बचेगा। फिर 192 में से हम कितना घटाएंगे, 5। कितना घटाएंगे, 5। 5 को घटाएंगे, हाँ उसको आपको बार बार ही घटाना है। बार बार घटाने की विधि का मतलब यही है, हाँ घटा के आपको देखना है अलग से। तो इसमें से 5 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 187 बचेगा। फिर 187 में से आप कितना घटाओगे, 7 घटाओगे, फिर 180 बचेगा। फिर 180 में से आप 9 घटाओगे, फिर 171 बचेगा। फिर 171 में से आप कितना घटाओगे, 9 11 घटाओगे, 11 घटाओगे 160। फिर 160 में से आप कितना घटाओगे, अब इसमें से आप घटाओगे 13, एक छोड़ के घटाना है ना, तो इसमें 147 बचेगा। फिर आप इधर जगह नहीं बची तो यहाँ पर 147 में से फिर 15 घटाओ, ठीक है। तो इसमें से 15 घटाओगे तो यहाँ से 5 गया, वहाँ से 10 गया, 132 बचेगा। फिर 132 में से 17 घटाओ, ठीक है। इसे घटाते जाओगे ना आप, इसमें से 17 घटाओगे, आप इसमें से 15 पहले तो इसमें से 12 घटाओ तो 120 बचेगा, और फिर 5 और घटा दो तो 115 बचेगा, है ना। फिर 115 में से 19 घटाओ,
ऐसे, ठीक है? ऐसे ही आप घटाते जाना है, आपको बार-बार ही घटाना है। 19 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा? 196 बचेगा ओनली, है ना? 96 में से फिर आपको कितना घटाना है? 21। 21 घटाइए आप इसमें से। 21 घटाओगे तो पहले 20 घटा लो। 20 घटाओगे तो 76 और एक और घटा दो 75, ठीक है? फिर 75 में से 23 घटा दो। 23 पहले इसमें से 20 घटा दो, कितना बचेगा? 50, फिर 3 और घटा दो। 50 में से 3 55 52 बचेगा ना? फिर हम इसमें से क्या करेंगे? 52 में से कितना घटाएँगे? 25 घटाएँगे। कितना घटाएँगे? 25। यहाँ पर कितना बचेगा? 27। फिर अब अगला नंबर क्या घटेगा आपका? 27 ही घटेगा। तो 27 घटेगा तो फिर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमने कितनी बार घटाया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हमको पता ही है 196 वैसे जिसको याद होगा, तो वो बेसिकली बता ही देगा ये किसका? ये 14 का स्क्वायर ही होता है 196, ठीक है? हमने कितनी बार घटाया विषम संख्या को यहाँ पर? 14 बार, तो डायरेक्टली हम इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना बोल देंगे? 14 हो जाएगा। अगला कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी एलसीएम लेना है 148 का, और आपको चेक करना है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर हम सबको पता है, 7 यहाँ पर 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ पर 1 इधर जाएगा, 1 इधर गया तो कितना बचा यहाँ पर? 7, ठीक है? अब ये 37 तो किसी और से डिवाइड होता ही नहीं है। 37 तो और किसी से डिवाइड होता नहीं, ओनली 37 से ही होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होता तो जैसे इसका जोड़ा बनाए, ऐसे ही 37 का भी नीचे जोड़ा बनता, तो हम कह देंगे ये अभाज्य गुणनखंड की विधि से हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, लेकिन ये नहीं बना परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूरा वर्ग नहीं बना है। बोलिए समझ में आ गया आप लोगों को ये? कहता है निम्नलिखित रेखाखंडों से बनने वाले चतुर्भुज का नाम बताइए और प्रत्येक की गुणा लिखिए। निम्नलिखित रेखाखंड से बनने वाले चतुर्भुज का नाम बताइए। अब इससे कौन सा चतुर्भुज बनेगा? अगर हम इसको बनाएंगे, इससे कौन सा चतुर्भुज बनेगा? समलंब बनेगा। समलंब बनेगा। क्या बनेगा बेटा? समलंब। समलंब क्या होता है? हाँ, ट्राइफिजियम बनेगा, और उसका नाम बताना है आपको इसके अंदर। आप ये भी बना सकते हो, आप इसमें से क्या बना सकते हो? एक स्क्वायर बना सकते हो, ऐसे ऐसे। वर्ग स्क्वायर तो नहीं बनेगा, इसमें आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत, ठीक है? आप में जो जो इसमें बन सकता है, जो जो चीजें बन सकती है, जैसे आयत बन जाएगा इससे। इससे और क्या बन जाएगा? कौन सी आकृति बनेगी? समलंब की, रेक्टेंगल की। और इससे और कुछ बन सकता है? और कुछ नहीं। चलिए, समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? हाँ, बस यही बनाना है। क्लियर है? नाम ही लिखना था बस इसके अंदर। अगला कह रहा है इसका गुणनखंड करो। गुणनखंड बस नाम ही लिखना है, और प्रत्येक का एक का गुणा लिखिए। गुणा मतलब जैसे उसका स्क्वायर करके कर देना। अगला कहता है भाई इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हमें इसे कॉमन लेना पड़ेगा। अब इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, सेम सवाल है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे? पहले जैसे दिया है tan AB, tan AB, इसके बाद दिया है फिर प्लस का 4A प्लस 5B, आगे क्या दिया है? +2। ओनली ये गुणनखंड करने के लिए हमें कॉमन लेना है, तो पहले इसको दो दो तरीके से इसे ऐसे बांट दो। अब इसमें से कॉमन लो। देखो, दो के पाड़े से ये भी कटेगा, दो के पाड़े से ये भी, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, ए निकल लिया, और दो के पाड़े से भी कट जाएगा। दो के पाड़े से 10 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। ये बाहर निकल गया तो क्या बच गया? केवल बी। दो के पाड़े में कितनी बार में जाएगा? ये 2 बार में। ये तो बाहर निकल गया, इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसमें और इसमें कॉमन देखो, कुछ दिख रहा है? नहीं। कुछ कॉमन ना दिखे तो वहाँ एक होता है कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा? 5B, और यहाँ +2। ये वाली चीज और ये वाली चीज कॉमन आएगी, इसको हम एक बार लिख देंगे। और जो बाहर वाली चीज है, बाहर वाली है, इसको एक बार लिख देंगे, 2A + 1। ये हो गया सॉल्व। ये हो गया सॉल्व। अब इसके अंदर से आगे क्वेश्चन है। अब नंबर है 5 नंबर वाले सवाल। 5 नंबर वाले सवाल मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे सवाल जो आपके पेपर में आपको बहुत ज्यादा आपके लिए वेटेज है, वेटेज रखता है। अब कहता है कि यहाँ पर इस वाले सवाल को अगर देखिए कि एक पंचभुज का चित्र दिखाया गया है जिसके दो भाग में विभाजित, जिसको ऐसे एक भाग में विभाजित कर सकते हैं और ऐसे एक भाग में विभाजित कर सकते हैं, यानी आकृति यही है, यही है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो एक बार कह रहा है ये बीच में से इसको ऐसे करके काट सकते हैं, और एक बार हम दूसरी बार देखें तो इसको हम यहाँ पर दूसरी, जैसे इस वाली आकृति में बताया गया है, तो ऐसे करके काट सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में आगे पढ़िए। क्वेश्चन में कहता है कि दोनों तरीके से पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों तरीके से हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है? दोनों तरीके से ज्ञात करना है, तो दोनों तरीके से ज्ञात करना ही पड़ेगा भाई। लोग ज्ञात कर देते हैं। सबसे पहले इसको बना लेते हैं रफली, एक बार स्केच बना लेते हैं इसका। कुछ इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे करके एक बार बीच में से ऐसे बना हुआ है,
एक बारी ऐसे करके बनाया हुआ है। अब जो जो इसकी डायमेंशन दी हुई है, जैसे नीचे की तरफ दे रहा है 15, मतलब ये पूरा 15 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर भी दे रहा है 15, ये भी पूरा 15 है, क्या हुआ है 15, ये भी कितना दिया है 15। अच्छा, और यहाँ ये 15 15, यहाँ से लेकर पूरा ये पूरा 30 था, मतलब यहाँ तक 15 दिया है, तो इसके ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक 15 ही होगा, सिंपल सी बात है। यानी यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ तक 15 है, इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना है 15 ही है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं इसमें ये भी 15 होगा इतना, और ये भी 15 होगा, ये तो 15 दिया ही है, ये तो 15 दिया ही है। अच्छा, अगर हम देखें ये बीच वाला हिस्सा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। तो ये 15 था तो आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो आधा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक तो आधा होगा, ये पूरा 15 था तो यहाँ कितना हो जाएगा 7.5 या 7.5 हम कह सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें कितना दिख रहा है, दो हमें इसमें समलंब दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं बेटा, दो हमें इसमें समलंब दिख रहे हैं। समलंब का मतलब क्या होता है, ट्राइफिज्म ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर का हिस्सा ये एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, और नीचे देखें तो सारे 15 15 15, तो ये एक स्क्वायर है, यानी एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो हमें जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, इस आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल, तो हम क्या निकालेंगे, हम बोलेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, फिर लंब गुणा आधार, और वर्ग का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, हाँ भुजा का स्क्वायर या साइड वर्ग, ठीक है, साइड इंटू साइड कुछ भी लिख सकते हैं, ये निकलेगा। दो समलंब का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें, दो समलंब मतलब 2 गुणा 1 समलंब कर देंगे। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, फिर a प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें ये हो जाएगा आपका a, ये बीच वाला हो जाएगा ये b, और ये हो जाएगा आपका h, तो 2 गुणा 1/2, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 30, और b की वैल्यू क्या मान ली हमने 7.5, h की वैल्यू कितनी मान ली हमने, ओहो गलत मान ली, गलत मान ली, ये 15 माननी पड़ेगी, और यहाँ पर ये 7.5, ओके, ये मानना पड़ेगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर 2 इंटू 1/2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 7.5। अच्छा, इस 2 से हम ये 2 काट सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 45 वन 45, यानी 45 से कम 45, और गुणा 7.5। इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ देखो 1/2, लंब कितना हो जाएगा, ये लंब है 15, और आधार कितना हो जाएगा, आधार ये भी बोलोगे कितना है 15, प्लस भुजा का वर्ग, भुजा, अब इसको इससे काटे तो ये 7.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ये भी 7.5, 7.5 गुणा 15, प्लस भुजा कितनी थी, भुजा तो 15 थी, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 225 होता है। अब इन दोनों की गुणा कर दो, जो आएगा यहाँ लिख दो ना, और प्लस 225, इन दोनों को जोड़ देना, आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ऐसे इन दोनों की गुणा कर देना, जो आएगा आंसर यहाँ देख लेना, दोनों में से कौन सा बड़ा है, हमसे पूछ रहा है ना दोनों का, दोनों तरीके से क्षेत्रफल बताओ, तो गुणा तो कर ही लोगे सारे बच्चे, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। आगे कहता है एक अनिकेत नाम का पर्सन है, उसने बैंक में 50,000 जमा किए, और बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, तो 1 वर्ष बाद अनिकेत का ब्याज कितना मिलेगा, यह भी ज्ञात कीजिए। पहली बात तो इसमें कह रहा है 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा, आपको ये नोट कर लेना है घर पे खुद से, 1 वर्ष बाद ब्याज कितना मिलेगा, ध्यान रखना है, चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, 1 वर्ष दोनों बराबर ही रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और साधारण ब्याज बोलते हैं। ध्यान रखना है 1 वर्ष का दोनों सेम ही रहता है बेटा, साधारण ब्याज भी और चक्रवर्ती ब्याज भी, लेकिन दूसरे वर्ष से ही चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा होता है, साधारण ब्याज कम होता है। तो पहले तो 1 वर्ष का निकालना है, तो 1 वर्ष का हम साधारण ब्याज क्या है या चक्रवर्ती ब्याज, दोनों ही क्या होगा, बराबर ही होगा, क्या होगा, बराबर ही होगा। तो 1 वर्ष के लिए हम चाहें तो हम सिंपली P गुणा R गुणा T वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चक्रवर्ती ब्याज के लिए तो हम डायरेक्टली P गुणा R गुणा T भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही होता है, अलग नहीं होता, दोनों एक ही निकलेगा। अगर आप इससे भी निकालोगे 1 वर्ष के लिए, और दूसरा हमने ये किसका ब्याज निकालने का, और दूसरा ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले P लिखते हैं, फिर गुणा में 1 + R बटे 100, 1 + R/100, और यहाँ पर n लिख देते हैं, यानी ये टाइम होता है,
कितना टाइम मिल रहा है। आप इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में जब प्रिंसिपल कितने दिए थे हमने 50,000 और 1 प्लस आर की वैल्यू 10%, 10% परसेंट हटा के नीचे 2 जीरो, समय कितना है 1 साल। यहाँ पर भी देखें तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल उतना ही है 50,000, 10% और टाइम कितना है 1 साल बटे में 100 हो गया, 1,000 लिख दिया 100। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो 500 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000, कितना आया 5,000। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको इससे काट देंगे तो क्या आएगा 1/10 कितना आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और ऊपर वाले से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11 बटे कितना आ जाएगा 11/10। आगे सॉल्व करते हैं इसको, इससे एक कट गया, एक इसकी गुणा करें 11, एक पावर तो सेम ही रहेगा और यहाँ पर क्या लिख देंगे 50,000 आपका पूरा, ठीक है। 1 जीरो से फिर यहाँ 1 जीरो कट जाएगा। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे ना इन दोनों की तो 1 2 3 4, ज्यादा जीरो तो नहीं लगा दिया था मैंने, ज्यादा जीरो लगा दिया था, एक जीरो हमने इसमें ज्यादा लगा दिया था तो हम एक जीरो कम कर दे रहे हैं यहाँ से काट के, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 55,000। बोलोगे भैया यहाँ तो 5,000, ये ब्याज निकला, क्या निकला ये ब्याज। और यहाँ पर जो ये निकला है ना, ये निकला है पूरा आपका अमाउंट। अमाउंट का मतलब था यानी 50,000 तो हमने उधार लिए थे और देखो 5,000 एक्स्ट्रा हुए, यहाँ भी तो 5,000 एक्स्ट्रा हो रहे थे। हमने जितना उधार लिया था, उधार कितना लिया था 50,000, ये भी देना पड़ेगा और 5,000, दोनों तरफ से बराबर ही आ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। अमाउंट हमें देना कितना होगा 5,000, हमने 50,000 क्या लिया था उधार लिया था और हमें ब्याज कितना देना पड़ रहा है 5, तो जो उधार लिया है वो भी देंगे और जो ब्याज होगा वो भी देंगे। और यहाँ पर भी क्या है वही है 50,000 प्लस 5,000, ठीक है। तो ये तो पहली चीज तो इसमें निकल गई कि 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा, इसका उत्तर है 1 वर्ष बाद 5,000 ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, देखो दूसरे वर्ष में मूलधन क्या हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जैसे ध्यान से सुनना, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने किसी से कितने पैसे उधार लिए 50,000 और हम अगले साल चुका नहीं पाए, तो वो पैसे अगले साल बढ़ के 5,000 और कितने हो गए मिलकर हमें अब उसको देने पड़ेंगे 55,000, क्योंकि 50,000 तो उधार लिए थे और 5,000 रुपए हमारे ब्याज के हो गए। अब अगले साल हमें उसे कितने चुकाने पड़ेंगे 55,000, और अगर हम अगले साल भी नहीं चुका पाए तो यानी उसके अगले साल हमें 55,000 पर ब्याज को कैलकुलेट करना होगा। तो अगले साल यानी 1 साल के बाद हमारा जो मूलधन होगा वो 55,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हो या आपने कभी लिए हैं तो आपको इस बारे में पूरी जानकारी होगी। जैसे आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपने कहा जी मेरे को 10,000 रुपए उधार चाहिए, तो आपने किसी से उधार लिए, उसने कहा ठीक है मैं आपको पैसे उधार दूंगा, लेकिन कोई फ्री में क्यों काम करेगा आपके लिए, कोई करेगा फ्री में काम आपके लिए, आप बताओ कभी। वो पैसे दे रहा है, क्या पता आप उसे ना लौटाओ, वो पैसे से पैसे कमाएगा, तो इसीलिए वो आपको 10,000 रुपए उधार इसलिए देगा क्योंकि वो ब्याज पे देगा। अब अगले साल जब आप ब्याज चुकाओगे, पैसे तो देने पड़ेंगे, साथ में ब्याज भी देने पड़ेंगे। 10% से लेते तो आपको 1,000 और देने पड़ते, इसमें आपको कितना देना पड़ता 11,000, लेकिन आप अगले साल भी नहीं चुका पाए, कहा जी अब की बार भी पैसे नहीं हमें अगले साल, तो वो ब्याज आपसे 10,000 पे नहीं लेगा, वो 11,000 पे ब्याज लेगा। ये होता है चक्रवर्ती ब्याज, जो ब्याज पे भी ब्याज लिया जाता है आपसे। इसीलिए लोग इस कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज में कभी भी कोई पैसा उधार नहीं लेता। कभी भी कोई किसी से ब्याज पे पैसा लेता है तो वो केवल और केवल साधारण ब्याज पे लेता है। अगर वो चक्रवर्ती ब्याज पे किसी से पैसा उधार लेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो पैसा डबल हो जाएगा एक टाइम पे। अगर नहीं चुका पाएगा तो वो उससे 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब कहता है 4 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद। चलो कोई नहीं, आज इतना ही करते हैं, बाकी इसी चीज को आगे कंटिन्यू हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।